जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्ज़ाम में। और आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। बंगाल विजय के बाद अंग्रेज की निगाह मैसूर पर थी, तो वो है मैसूर को अपने कब्जे में करने के लिए इनसे 4 युद्ध लड़ते हैं। अब मैसूर को समझने से पहले मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा कि मैसूर का उदय कैसे हुआ। दक्षिण भारत के 2 राज्यों का नाम तो आपने सुना ही होगा, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, जैसे अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ये छोटे छोटे भाग विजयनगर साम्राज्य से 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का एक युद्ध लड़ते हैं। इस तालीकोटा के युद्ध में बरार ने हिस्सा नहीं लिया था। अब तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार होती है, यानी इसका पतन हो जाता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे यहीं से विजयनगर साम्राज्य से मैसूर का उदय होता है। मैसूर का उदय के समय 18 शासकों का यहाँ पर शासन चल रहा होता है। एक थे चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज से राज करने में सक्षम नहीं थे। इनको एक तरीके से प्रतीकात्मक शासक कहा जाता था, क्योंकि यह इनका जो शासन का था उसको नंदराज और कृष्णराज नाम के 2 व्यक्ति चला रहे थे। अब नंदराज एक सेना का गठन करता है, जिसमें हैदर अली नाम का भी एक सैनिक होता है। हैदर अली वैसे तो अनपढ़ था, लेकिन इसकी नेतृत्व शैली और कुशल युद्ध रणनीति में बहुत सक्षम था, जिस कारण से धीरे धीरे ये एक जवान से अफसर बन जाता है। इसके उपरांत इसको नंदराज डिंडुगुल में सैन्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति कर देते हैं। इसकी दूरदर्शी सोच होने के कारण यह डिंडुगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से सेना को यूरोपीय पद्धति पर सैन्य प्रशिक्षण देता है और वहाँ एक फ्रांसीसियों की मदद से शस्त्रागार का भी निर्माण करता है, जिसमें यूरोपीय पद्धति से रखे गए हथियार आदियों का इस्तेमाल हो रहा होता है। 1761 में यानी 1755 में शस्त्रागार की स्थापना के बाद 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। हैदर अली के बारे में बता दूं, यही इसकी जो दूरदर्शिता थी बहुत उत्तम थी। अब जो मैसूर की स्थिति है, मैसूर से ऊपर चले हम नक्शे में तो मराठे और एक तरफ ऊपर ही हैदराबाद हैं। अब मराठे अभी पानीपत का युद्ध हारे हैं, इसलिए उनके पास धन की बहुत कमी है। उधर हैदराबाद के जो निज़ाम है उनकी नीति विस्तार की है, उनको क्षेत्रीय आवश्यकता है, तो ये तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ हैदर अली की सूझबूझ और दूरदृष्टि सोच जो इसके आगे युद्धों में काम आती है। अब ये सब चीज़ें बक्सर युद्ध, बंगाल पर बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेज़ों की निगाह भी मैसूर की तरफ होती है और वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये तीनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो इन्हीं का फ़ायदा लेने के लिए अंग्रेज़ अपना रुख मैसूर की तरफ करते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक चला। अब इस युद्ध में अंग्रेज़ क्या करते हैं कि मराठे, हैदराबाद का निज़ाम और खुद अंग्रेज़, ये तीनों मिलकर मैसूर पर युद्ध करने की रणनीति बनाते हैं। अब इससे पहले हैदर अली की दूरदृष्टि सोच है, तो हैदर अली अपनी कूटनीति के तहत मराठों के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें अंग्रेज़ क्या धन देंगे, धन तो मैं भी दे सकता हूँ। ऐसे निज़ाम के पास जाकर बोले तुम्हें क्षेत्र है तो क्षेत्र भी थोड़ा मुझसे ले लेना। तो इन दोनों को अपनी तरफ कर लेता है। अब हैदर अली अपनी सेना के साथ कर्नाटक की तरफ बढ़ जाता है और कर्नाटक में युद्ध करना प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ में ये क्या करता है, युद्ध को हार रहा होता है। तो इसकी हार को देखते हुए निज़ाम इससे भागकर दूर चला जाता है और अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है। लेकिन हैदर अली अपने पूरे बलबूते से लड़ते हुए कर्नाटक को में अंग्रेज़ों को रगड़ देता है, यानी इनको बुरी तरह से हरा देता है और तहस नहस करते हुए मद्रास की तरफ बढ़ने लगता है। इतनी खतरनाक हार को देखते हुए अंग्रेज़ बहुत घबरा जाते हैं और घबरा कर वह संधि का प्रस्ताव हैदर अली के आगे रखते हैं। तो 1769 में एक मद्रास की संधि होती है। अब मद्रास की जो संधि थी, इसके तहत जो क्षेत्र हैदर अली ने जीते थे वो अंग्रेज़ों को वापस कर दिए, लेकिन इन्होंने जो सैन्य खर्चा हुआ था उसका हर्जाना अंग्रेज़ों से वसूला और भविष्य में कोई भी बाह्य आक्रमण अगर मैसूर के पास होता है तो अंग्रेज़ों को उसकी मदद करनी पड़ेगी, ऐसी संधि इन्होंने
अंग्रेज़ों से की। हैदर अली की संधि के बाद अंग्रेज़ बहुत, उनके मन में एक था अपमानजनक, ये जो संधि हुई है ये हार हुई है, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत बड़ी मुग़लों की सेना, नवाब, अवध के और बंगाल का, तीनों को मिलकर संयुक्त सेनाओं को इन्होंने हराया था, तो इनको कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। लेकिन यहाँ पर ये हार गए हैं, तो इनकी जो संधि है बड़ी अपमानजनक संधि से इन्होंने संतोष किया। लेकिन इनके मन में अभी भी आगे उथल पुथल थी अगले युद्ध के लिए। अब जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1780 से 1784 में होता है। 1780 यानी 1772, 1773, इन 1772-73 के आसपास उधर अमेरिका में भी अंग्रेज़ों को विरोध हो रहा होता है। वहाँ के लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध करके आज़ादी की डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जो लोगों के बीच में जो एकता अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए आई, जिसका मुख्य कारण था उनका बहुत अधिक ज़्यादा शोषण। अब इतना ही अधिक शोषण हमारे यहाँ बंगाल में देखने को मिल रहा था, क्योंकि बंगाल में क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन लाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता में भूखमरी, यानी 1770 में एक अकाल आया था। तो इनको लगने लगा था कि अमेरिका तो हमारे हाथ से जा रहा है, कहीं भारत ना चला जाए, तो भारत में भी ये अगले जो कदम रख रहे हैं बड़े सूझबूझ के साथ रख रहे हैं। इन्होंने उसी दौरान 1772 में भारत का यानी बंगाल का एक गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को भेजा। वॉरेन हेस्टिंग ने आते ही 1772 में अकाल को देखते हुए 1772 में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त किया। अभी बड़े ध्यान से ये भारत को किसी भी हालत में जाने ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो ये क्या करते हैं, 1771 में मराठों, अभी जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी जो पृष्ठभूमि इस तरीके से तैयार हुई कि एक तरफ क्या हो रहा है कि 1771 में मराठे जो हैं वो मैसूर पर हमला कर देते हैं। अब मराठे मैसूर पर हमला कर देते हैं। मैसूर जो मद्रास की संधि हुई थी उसमें तय हुआ था कि मैसूर पर कोई भी बाह्य शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज उनका साथ देंगे, लेकिन अंग्रेज मैसूर की मदद करने के लिए नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने संधि का उल्लंघन किया। ये बात हैदर अली के दिमाग में थी। दूसरा, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1789 में फ्रांसीसियों पर जो माहे है, उनकी फ्रांसीसियों के वहाँ पर कारखाना था, और जो माहे है वह हैदर अली के क्षेत्र में आता था, वहाँ पर हमला करके उसको जीत लेते हैं। यह बात भी हैदर अली के दिमाग में है। अब हैदर अली, और एक तरफा क्या चल रहा है कि मराठे बम्बई में मराठे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हैदर अली की कूटनीति अच्छी थी, तो ये हैदर अली मराठों को और निज़ाम को अपने साथ कर लेता है और तीनों की संधि करके त्रिगुट संधि कर लेता है, और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करता है। यह क्या करता है कि इन तीनों के साथ कर्नाटक पर आक्रमण करता है। कर्नाटक पर जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व जनरल बैली कर रहे होते हैं, तो यह जनरल बैली को बुरी तरह से 1780 में हरा देता है। इसके उपरांत यह सब वारेन हेस्टिंग देख रहा होता है, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल से सर आयरकूट, जो कि बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में एक सेना मैसूर में भेजता है। अब आयरकूट की भी कूटनीति अच्छी है, उसने आगे पहले मराठों के साथ जो बम्बई में युद्ध चल रहा है उधर संधि कर ली, मराठों और निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया। तो मराठों और निज़ाम को अपनी तरफ करके इसने 1782 में एक युद्ध लड़ा, 1781 में पोर्ट नोआ का युद्ध। अब आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया। पहले हैदर अली जीते हैं, अब हैदर अली को आयरकूट ने हरा दिया है। इसके कुछ समय पश्चात 1782 में हैदर पुनः जीतता है। अब युद्ध कंटिन्यू हो रहे हैं, हैदर अली थोड़ा घायल हो जाता है और उसकी 1782 में मृत्यु हो जाती है। अब इस युद्ध को हैदर अली का जो बेटा था टीपू इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, लेकिन टीपू अभी नया लीडर बना उसके से, तो वो चाहता है कि क्यों ना हुआ पहले अपने आप को सक्षम करे, अपने सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दे, अपने राज्य का विस्तार करे। तो इस कारण से टीपू सुल्तान 1784 में मंगलौर की संधि कर लेता है। अभी इस युद्ध में हम ना कह सकते कि अंग्रेज जीते या मैसूर जीते। इस संधि के तहत, ये जो मंगलौर की संधि के तहत क्या करते हैं, जो एक दूसरे के युद्ध जीते हैं बराबर सराहना छूट गया, जिसने जिसका क्षेत्र जीता उसको वापस मिल जाता है। तो इसका कोई खासा परिणाम नहीं होता, बस यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद उसी समय आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। अब टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक है, लेकिन इसकी जो कूटनीति है हैदर अली जैसी नहीं है कि कैसे मराठों और निज़ाम को अपने साथ रखना है। लेकिन ये भी क्या सोचता है, फ्रांसीसियों को
अंग्रेज़ों को देखते हुए ये भी एक कंपनी का निर्माण करता है, ये भी चाहता है कि विदेशों से व्यापार करे और यह स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाता है। फ्रांस की तर्ज पे ही अपने आप को नागरिक टीपू पुकारता है और यह एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना करता है और टीपू को ही शेर ए मैसूर कहा जाता है। ये जो अपना राष्ट्रीय झंडे था उस पर शेर का तस्वीर लगाता है और 1796 में एक नौसेना बोर्ड का भी गठन करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इससे पहले हैदर अली ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सिक्के पर देवी देवताओं की चित्र को छपवाता है, हिंदू संवत को अंकित कराता है और साम्राज्यवादी लोगों ने इसको सीधा साधा दैत्य भी कहा है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये कभी कभी टीपू सुल्तान के बारे में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। एक बार इनको दोबारा रिपीट कर लेना, ध्यान से देख लेना। अब होता तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 तक चला। इस युद्ध में जो गवर्नर आता है वो कॉर्नवालिस आ जाता है। कभी कभी सारे युद्धों के गवर्नर को पूछ लिया जाता है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में वॉरेन हास्टिंग्स था, तृतीय आंग्ल में कॉर्नवालिस है। अब इस युद्ध के जो कारण है वो कारण है कि अंग्रेज़ों ने टीपू को आरोप लगाया कि वह फ्रांसीसियों से उसने एक गुप्त समझौता कर रखा है, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया था। तो इसी को देखते हुए जो अंग्रेज़ हैं वो निजाम और मराठा को युद्ध लाभ का भरोसा देते हुए अपने साथ कर लेते हैं। अब ये जो टीपू है इसकी जो सोच और समझ है ये अपने जो साथी हैं ये जो मराठी हैं और निजाम हैं इनको अपने साथ नहीं कर पाता है, क्योंकि इनका बाप था वो बड़ी हैदर अली किसी भी सूझबूझ से इनको अपनी तरफ कर लेता था। लेकिन ये अंग्रेज के साथ होते हैं। अंग्रेज़ों के साथ निजाम प्लस मराठा मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर हमला करते हैं। अब श्रीरंगपट्टनम पर टीपू की हार होती है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की एक संधि होती है जिसके तहत यह टीपू से 3 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। इसके बदले हुए उसके 2 बेटों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बोलते हैं कि जब तुम अपने ये 3 करोड़ रुपए दे जाओगे तो बेटों को ले जाना, और आधे राज्य पर हड़प देते हैं। आधे राज्य पर हड़प में अब इनके बीच में जो तीनों थे, त्रिगुट था अंग्रेज़ों का, निजाम का और मराठाओं का, इनमें जो बंटवारा होता है वो इस तरीके से होता है कि अंग्रेज़ों मालाबार, डिंडीगुल और बारह महल को ले लेते हैं। निजाम को कृष्ण नदी और पुण्य नदी के बीच का इलाका मिलता है और मराठा को तुंगभद्रा के ऊपर का क्षेत्र मिलता है। ये जो निजाम और मराठाओं को जो क्षेत्र दिया था बड़ा विवादित क्षेत्र था। अंग्रेज बड़े समझदार थे, इनको विवादित क्षेत्र दे दिया कि आपस में लड़ते झगड़ते रहें और ये क्षेत्रों को एक दूसरे की तरफ मिलाते रहें। इसी को देखते हुए कॉर्नवालिस बोलता है कि मैंने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने दुश्मन को कुचल दिया। क्योंकि बड़े चालाक थे अंग्रेज, इन्होंने तो बहुत अच्छी जहाँ अच्छे सैन्य व्यवस्था थी के लिए थे उस क्षेत्र को ले लिया और निजाम और मराठा को विवादित क्षेत्र दे दिया ताकि ये आपस में उलझे रहें। इसके बाद होता है अंतिम युद्ध जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। इस समय जो गवर्नर था वो बेलेजली नया गवर्नर था। अब बेलेजली का तो अलग ही रूल था। इसने एक सहायक संधि का प्रस्ताव रख रखा था। सहायक संधि के तहत क्या करते थे, ये अपना उस जहाँ से संधि करते थे वहाँ एक अपना रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे। एक अधिकारी था रेजिडेंट, उसको नियुक्ति कर देते थे और एक जो अपनी सेना थी अंग्रेजों की सेना, उसको भी उसी क्षेत्र के राजा के जो बहन करता था उनके खर्चा को राजा की देखरेख खर्चे में से अपनी सेना रखते थे। इस संधि के तहत 1798 में हैदराबाद ने पहली संधि की। अब हैदराबाद तो अंग्रेज़ों की तरफ हो ही गए हैं। हालांकि एक और संधि उन्होंने हैदराबाद से हुई थी, उसको बाद में पढ़ाएंगे सहायक संधि के चैप्टर में। 1798 में हैदराबाद को संधि में ले लेते हैं। अब हैदराबाद अंग्रेज़ों की तरफ है और मराठों को ये युद्ध प्रलोभन देकर, लालच देकर मराठों को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। अब इसकी भनक मैसूर के जो शासक था टीपू, उसके दिमाग में थी, तो वह नेपोलियन को भी पत्र भेजकर अपनी मदद मांगता है। लेकिन फिर भी बेलजली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित कर दिया बुरी तरह से। यानी इसकी तरफ तो ये दोनों हैं ही। और 4 मार्च 1799 में टीपू मारा गया। अब बेलजली ने क्या किया, जो अडियार वंश का जो एक बच्चे को उधर बैठाया, बच्चों को जबरदस्ती बिठाकर उस पर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। सहायक संधि के तहत इन्होंने मैसूर में का विलय अपने राज्य में कर लिया। अब बेलजली जो बोलता है वो बोलता है कि पूरा एक कथन है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों में लौट रहा है। अब हमने देखा किस तरीके से इन्होंने हैदराबाद को तो सहायक संधि में ले लिया और इधर टीपू के मर जाने के बाद अडियार वंश के बच्चे को बैठाकर मैसूर को भी अपनी संधि में मिला लिया। धीरे धीरे अब मराठे इन सब का नंबर आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।